हेलो स्टूडेंट्स, हम व्याकरण का अगला भाग शब्द निर्माण पढ़ेंगे। तो शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास, ये तीनों ही टॉपिक हमारे आते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 6ठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं और 8वीं में भी आपने पढ़ा। और शब्द निर्माण क्या होता है और कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन बातों का जानना अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम यदि परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो शब्द निर्माण यानी उपसर्ग और प्रत्यय आने का तरीका, ये मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो, मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, या फिर दिए गए उपसर्ग से दो शब्द बनाइए या दिए गए किसी भी प्रत्यय से दो शब्द बनाइए। तो ये शब्द निर्माण या शब्द बनाना या शब्दांशों को जोड़ना या मूल शब्दों को अलग करना, ये सब प्रक्रिया, जितने शब्दों को हम पढ़ते हैं उतने ही हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो पढ़ना ज़रूर है कि यहाँ पे हमने चर्चा की, कुछ शब्दों की आपने उतना ही पढ़ के छोड़ दिया तो उतने से काम नहीं चलेगा। बड़ी कक्षा में हो गए हैं, थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़िए और विस्तार पूर्वक आज हम इनको देखेंगे। तो आइए, हमारा विषय है शब्द निर्माण यानी शब्दों का निर्माण करना। तो शब्द निर्माण है क्या? देखिए, किसी भी भाषा में हमारे अनेक शब्द मूल रूप से विद्यमान होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। परंतु भाषा में मूल शब्दों की संख्या सीमित होती है। मूल शब्द कम ही होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। तो मात्र इन मूल शब्दों से व्यक्ति की भाषाई अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं हो पाती। ठीक है, जो हमारी भाषा की अभिव्यक्ति है वो पूरी नहीं हो पाती है केवल इन मूल शब्दों से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस भाषाई अभिव्यक्ति हेतु यानी के लिए मूल शब्दों में कुछ अन्य शब्द या शब्दांश जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब भाषा में मूल शब्दों में कुछ अन्य शब्द या शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम शब्द निर्माण अथवा शब्द रचना कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया के 3 प्रमुख आधार हैं। देखिए, शब्द निर्माण के मैंने कहा ना 3 हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, तो पहला हम लेंगे उपसर्ग। ठीक है, आज हम उपसर्ग ही लेते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर, पूर्व यानी पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या बढ़ा देते हैं अथवा विलोम कर देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वि जमा हार। तो हार यहाँ मूल शब्द है, वि यहाँ उपसर्ग है, वि उपसर्ग है क्योंकि वो पहले लगता है, मूल शब्द के पहले लगता है। तो ये क्या बन गया, विहार। और ऐसे हार का मतलब क्या होता है, पराजय। ठीक है, विहार का मतलब क्या हो गया, अर्थ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। विहार का मतलब हो गया भ्रमण करना, घूमना। ठीक है, ऐसे ही विज्ञान, वि जमा ज्ञान, तो बन गया विज्ञान। अर्थ परिवर्तन अपने आप ही हो गया, है ना। ज्ञान तो देखिए कोई भी ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं, विज्ञान होता है विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, ये होता है विशिष्ट ज्ञान। ऐसे ही अप जमा मान, है ना, तो अपमान ये विलोम शब्द में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अपमान, मान इज्जत, अपमान बेइज्जती होगी। ठीक है, तो मान शब्द सम्मान का प्रतीक है, तो अपमान बेइज्जती का। तो अर्थ कितना परिवर्तित हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द के
आगे या पूर्व या पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ यहाँ पढ़ाते हुए, वही लिखी हुई है। ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है? यही कि उपसर्ग शब्दांश होता है तथा मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, शॉर्ट में याद रखिए। हिंदी भाषा में देखिए कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू फारसी के हैं तथा अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो कितने सारे उपसर्गों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। केवल हिंदी के ही नहीं है, यहाँ हमने सभी भाषाओं के, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा ऐसी है जो सभी भाषाओं के शब्दों को ये अपनी शरण में ले लेती है। ठीक है, तो बहुत विस्तार पूर्वक हम कह सकते हैं हमारी हिंदी जो है बहुत विस्तृत है। ठीक है, तो हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इन सभी के उपसर्गों का प्रयोग होता है। उपसर्ग अर्थ परिवर्तन, अर्थ परिवर्धन तथा अर्थ विलोम के साधन हैं। और उपसर्ग जिस भाषा का होता है उसी भाषा के शब्द के पूर्व में लगता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो उपसर्ग है वो उसी भाषा के पूर्व में लगेगा। हिंदी का उपसर्ग है तो हिंदी के मूल शब्द जो होंगे उसके पहले लग जाएगा। अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी के ही मूल शब्द के आगे लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे अंग्रेजी का ले लो, हेड मास्टर। मैंने हेड का हेड जोड़कर आप बनाइए तो हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, ठीक है ना, हेड क्लर्क, तो वही हमने अंग्रेजी के शब्द के आगे लगाया हेड भी। ठीक है, तो इसी तरह से चलिए पढ़ें। अत्यधिक जो हमें आते हैं संस्कृत और हिंदी के ही मुख्यतः आते हैं। तो तत्सम संस्कृत उपसर्ग शब्द कौन कौन से हैं? संस्कृत भाषा के कुल 22 उपसर्ग हैं, ये आपने याद रखने हैं। तो 22 कौन कौन से हैं? अति, अधि, अनु। अब इसका मतलब क्या होता है? अति मतलब बहुत अधिक, अधि मतलब ऊंचा या श्रेष्ठ, अनु का मतलब होता है पीछे या गौण। तो इनसे किन किन शब्दों का निर्माण हुआ ये ध्यान देना है। जैसे देखिए अति से अब अत्यंत भी बना है ना, और यदि हम अत्यंत शब्द दे दें तो आप तो अत जमा अंत लिख देंगे, हो गया, ये गलत होगा। ठीक है, अत्यंत में अति उपसर्ग है। अत्याचार, ठीक है, अतिरिक्त, है ना, अति जमा अधिक, अत्यधिक, तो ये अतिरिक्त, अति प्राचीन, अत्याधुनिक, अत्युत्तम, तो लगेगा क्या? अति और उत्तम इसमें हो जाएगा। तो जितने शब्दों को पढ़ेंगे उतना ही समझ में आएगा। अधि में अधिनायक बन गया, अध्यादेश, अधिपति, अधिकरण, अधिशुल्क। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करना है आपने, मुख्यतः हमें आते हैं 10वीं में भी ऐसे, तो 2 ही शब्द लिखने होते हैं हमें, कोई भी। ठीक है, 2 शब्द लिखने होते हैं, तो 2 वो शब्द याद रखें जो आपको आसानी से याद हो जाए, जैसे अधिनायक, अधिपति, अधिकरण, है ना। तो अधि, जैसे प्रश्न कैसे आ सकता है, अधि उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। ठीक है, या फिर आपको ऐसे शब्द भी दे सकते हैं, अधिशुल्क, अब उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए तो अधि जमा शुल्क। ठीक है, तो अनु, ठीक है, अनुभव, अनुरोध, अनुशासन, अनुराग, अनुचर, अनुरूप, अनुकूल, अनुवाद, अनुकरण, अनुमान। तो कितने सारे शब्द हैं। आगे देखिए, अभी, है ना, अव, आ, तो अभी से देखो कितने सारे शब्द बन गए हमारे, अभिमान, अभ्यागत, अभिभाषण, अभिमुख, अभिनय, अभिनव। ठीक है, और भी शब्द हैं, इनको भी आप ज़रूर पढ़ें। अभिशाप, अभिरक्षा, अभियान। ऐसे अव से देखिए अवगुण, है ना, अवगुण, अवचेतन, अवशेष, अवतरण, अवनति, अवमूल्यन। ठीक है, ऐसे ही आकर्षण,
आकंठ, आजन्म, आदान, आरक्षण, ठीक है, आक्रमण, आचरण, आजीवन, आमरण। ऐसे ही उत्कर्ष, उत्तम, उद्गम, उन्नति, उन्नयन, उल्लंघन, उद्धार, उच्छ्वास, उत्थान, उद्योग, उन्नायक, है ना। ऐसे ही उप से ये शब्द हैं, देखो, उपनाम, उपनगर, उपमंत्री, उपसंहार, उपवन, उपग्रह, है ना। दुस और दुर से दुराचार, दुर्घटना, है ना, दुस्साध्य, दुष्कर्म, दुर्भाग्य, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्बल। तो ये सारे कौन से हैं हमारे संस्कृत के, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग है नी, निस और निर, परा, परी, साथ साथ में शब्द हैं। अब ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। प्र उपसर्ग से हम बनाते हैं, है ना। तो अधिकतर हमारे संस्कृत या हिंदी के ही ज़्यादा आते हैं, ज़्यादातर। कभी कभी उर्दू और फारसी के आ जाते हैं, अंग्रेजी के कम संख्या में आते हैं। प्रति, वि, सम, सु और अपि, ठीक है। अपि, अपितु, अपिहित, ठीक है। तो ये हमारे थे संस्कृत के उपसर्ग, जो हमने कहे कि पूरे 22 होते हैं। हिंदी के उपसर्ग देखिए कितने होते हैं। हिंदी के कम हैं। अ, अध, अन, ठीक है, अन, उन, कु या क, दु, नि, पर, बिन, भर, स या सु। तो ये कितने हो गए? वैसे 13 कहे जाते हैं, इन्होंने इकट्ठा कर दिया क, कु, ठीक है, और यहाँ पर स और सु को, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 11 ही बन जाते हैं। वैसे 13 कहे जाते हैं हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। तो देखिए हिंदी के उपसर्ग तो ये तो नहीं हम छोड़ेंगे, तो सारे शब्दों को हम पढ़ेंगे। जैसे अ उपसर्ग से हमने बनाना है अभाव या निषेध होता है ना। अ जमा छूत, अछूत, है ना। अन्य शब्द क्या है? अथाह। ये तो इसका मतलब बताया। अ लग जाए तो अभाव या निषेध होता है ना। तो अथाह, अजमा थाह, अभागा, अजमा भागा, अमर, अजमा मर, अपढ़, अमोल, अटल, अजान, ठीक है। ऐसे ही अध से अध मतलब होता है आधा, जैसे अध खिला बोलते हैं ना, अध कचरा, अध मरा, तो आधा मरा, है ना। तो अध पचा, अध खिला, अध खिला ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है। अध खाया, अध बीच, अध जला, अध सेरा, अध पका। कोई नहीं, कम से कम दो तो याद रखिए आप। ऐसे ही अन से, अन मतलब भी अ न है, अन मतलब निषेध या अभाव, हलंत नहीं है इसके नीचे। अनजान, अनबोला, अनमोल, अनदेखी, अनहोनी, अनमना, अनमेल, अनसुनी, अनकही, अनबन, ठीक है। उन मतलब एक काम है। जैसे अन्य शब्द इससे क्या बनेंगे? जैसे उन जमा 30, 29, 39, 49, 59, 69, 79, है ना। कर कु मतलब बुरा, जैसे कुपूत, कुटेव, कुढंग, कुचक्र, कपूत, क से कपूत, है ना, कुचाल। और दू मतलब होता है कम, तो इससे क्या बनेंगे हमारे कम से? तो देखिए दू जमा बला, दुबला, है ना। दुसाध्य। और नी से, नी मतलब होता है, इससे मतलब है इसका रहित। तो जैसे अन्य इसमें नी जमा हत्था, निहत्था, मतलब उसके पास नहीं थे हथियार, हथियार रहित था, निहत्था। निकम्मा, निगोड़ा, निडर, निठल्ला, निधड़क, ठीक है। तो ये शब्द याद रहने चाहिए। पर से
पर यानी दूसरी पीढ़ी, जैसे परपोता, परनाना, परदादा, परदादी, परपोती, परनानी। ठीक है। बिन बिन मतलब रहित, बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन बात, है ना। और भर मतलब भरा हुआ, तो भरसक, भरमार, भरपूर। स और सु से बनता है सहित और अच्छा, स सहित, सु अच्छा। जैसे सुडौल यानी सुंदर, सहित है ना साथ, सहित, सहित बन गया हमारा। और सुडौल, सुजान, सुघड़, सुकन्या, सुफल। ठीक। तो और उर्दू फारसी के हमारे उपसर्ग देखिए, अल, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लें। जैसे अलविदा कहते हैं, अलवान, अलकायदा। एन से बनते हैं एन मौका, है ना। ऐसे कम, ये भी उर्दू फारसी का है, कम, कमज़ोर, कम कीमत, कम अक्ल, कम सिन, कम वक्त, है ना। खुश से खुश मिजाज, खुश दिल, खुशबू, खुशखबरी, खुश नसीब। गैर से हमारा बन जाता है गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी। और दर से दर हकीकत, दर बदर। ठीक है। तो ऐसे ना से नालायक। तो ये सारे क्या है, हमारे उर्दू फारसी के हैं। ऐसे ही अंग्रेज़ी के भी होते हैं। ठीक है। तो अधिकतर जो आते हैं हमारे संस्कृत और हिंदी के। तो इन शब्दों को आप जितने ध्यान लगा कर पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, तत्सम संस्कृत उपसर्ग मैं एक बार सामने कर देती हूँ ताकि आप रोक के पढ़ भी सकें। और यहाँ से, ठीक है, ये हो गए। ये संस्कृत के हैं हमारे अभी तक। जितने शब्द पढ़ेंगे उतने शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो 3-4 बार इसको पढ़ लेना। ठीक है। फिर है हिंदी के उपसर्ग, ये तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ने हैं। ठीक है। इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। हिंदी के थे, उर्दू फारसी के हैं। चलिए, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम प्रत्यय शुरू करेंगे, प्रत्ययों को पढ़ेंगे। आज आप उपसर्ग ध्यान से पढ़ें। टिल देन बाय एंड थैंक यू।